नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीके जीएस के लिए एक शानदार नया बुक आया है। जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जैसे बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार टीचर, दरोगा, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, इन सभी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछा जाता है वो सभी एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक का प्रश्न पूछा जाता है। और इस बुक में एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक का सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का शानदार कलेक्शन है। इसलिए आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस बुक के सभी प्रश्नों को जानना बेहद ज़रूरी है। और चलिए शुरू करते हैं। और पीछे का जो वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौते पर हस्ताक्षर किया, यानी कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक है, तो ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन लेते समय गांधी जी और इरविन के बीच समझौता जो हुआ था, यह डेट सहित याद रखना है आपको, 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, और 1931 को और क्या क्या हुआ, देखिए पहला नंबर ये जान लिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1930 ईस्वी में। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। और 1931 में एक तो गांधी इरविन समझौता हुआ, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था। पहला हुआ था 1930 में, फिर हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे 1931 में। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है भाड़ा विरोधी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भाड़ा विरोधी आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला क्या है कि यह आंदोलन छोटे किसानों द्वारा जो जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। भाड़ा विरोधी आंदोलन जो है ये छोटे किसानों द्वारा जो जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे, ये उन लोगों का आंदोलन था। ये सही है। जमींदारों को भाड़ा चुकाने से माफ़ी के लिए प्रारंभ किए गए इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादियों और कम्युनिस्टों ने किया। ये भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट इसका देखते हैं आगे क्या है। तीसरा क्या है कि कांग्रेस ने खुलकर भाड़ा विरोधी आंदोलनों का समर्थन किया। ये गलत है। ठीक है, इसका क्योंकि कांग्रेस लोग है जो ये भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन करने में हिचकिचाते थे, तो ये वाला गलत है। यानी कि 1 और 2 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन हुआ था 1927 में। ठीक है, फिक्की का गठन कब हुआ था, 1927 में हुआ था। ठीक है, 1927 में और क्या हुआ था, साइमन कमीशन का गठन भी 1927 में हुआ था। हालांकि साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें पूछा क्या आगे कि सत्य कथन का असत्य कथन का, है ना, असत्य कथन का चयन करें, यानी गलत कथन कौन है वो पूछा जा रहा है। तो पहला क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के बारे में पूछा है। तो गांधी जी के आह्वान के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। ये सही है। ठीक है, और गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ वो अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। ये भी सही है। फिर तीसरा क्या है कि कांग्रेस औरतों को महत्वपूर्ण जगह देने में हिचकिचाती थी। ये भी सही है। यानी पूछा कौन गलत है, तो ये उपर्युक्त में से कोई नहीं गलत है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दलित या दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया था। तो ये दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया था, 1930 में किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 1930 में और क्या क्या हुआ, तो दांडी यात्रा 1930 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, दांडी यात्रा को ही ये नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, तो वो 1930 में हुआ था। ठीक है, और 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था,
तो ये हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, ठीक है। और 14 अप्रैल हुआ था, तो अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है 14 अप्रैल को, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था कहाँ? तो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, ठीक है। महू में है, इंदौर के पास है महू, वो महू में जन्म हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। और रही बात अम्बेडकर से, एक क्वेश्चन आता है ये कि पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था 1932 में, ठीक है। और एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जाति प्रथा का उन्मूलन, है ना। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का उन्मूलन पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर है। और भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सन्यासिनी रूपी भारत माता की विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया? सन्यासिनी रूपी भारत माता की विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया था? तो ये किया था अवनींद्रनाथ टैगोर, है ना, याद रखना है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक है। अब रविंद्रनाथ टैगोर, इनको भारत में जैसे सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो भारतीय जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने पहले रविंद्रनाथ टैगोर के गीतांजलि पुस्तक के लिए इसे दिया गया था 1913 में, ठीक है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात करें तो ये जो अपना राष्ट्रीय गीत है ना, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। नेक्स्ट है कि उपनिवेश काल में भारतीय झंडे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपनिवेश काल मतलब जो अंग्रेजों का शासन था या तो किसी दूसरे देश का रहता है शासन, उसे उपनिवेश कहा जाता है। मतलब किसी देश पर दूसरे राज्य का प्रशासनिक नियंत्रण या शासन, वो उपनिवेश कहलाता है, औपनिवेशिक कहलाता है, ठीक है। तो उपनिवेश काल में भारतीय झंडे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। तो पहला क्या है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में हरा, पीला और लाल रंग थे। ये सही है, ठीक है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के समय क्या था? तिरंगा झंडा में हरा, पीला और लाल रंग था। फिर क्या है, 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था और यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था। तो ये भी सही है, ये दोनों कथन सही है। पूछा क्या? असत्य। तो असत्य, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना ही 1 ना ही 2। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव ये वर्धा में पारित हुआ था, ठीक है। वर्धा में ये पारित हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को हुआ था, ये याद रखना है। और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल था 1936 से 44, ठीक है। और 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसलिए इनके शासनकाल में हुआ था। और गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिया था। नेक्स्ट है कि इनक्विजिशन क्या थी? तो इनक्विजिशन इसमें से क्या था? तो इनक्विजिशन एक रोमन कैथोलिक संस्था थी, ठीक है। इनक्विजिशन क्या थी? एक रोमन कैथोलिक संस्था थी। नेक्स्ट है कि छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। ये किसने कहा था? ठीक है, क्या है ये कथन है कि छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उजड़ जाएगा। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका ये लुई सेबेस्तिये मर्सिये पर, है ना। लुई सेबेस्तिये मर्सिये ने ये कहा था, तो याद रखना है लुई सेबेस्तिये मर्सिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल क्रम का निर्धारण करें। तो काल क्रम का निर्धारण करना है, तो इसमें क्या है? पहला क्या है कि प्रेस का निर्माण धातु से होने लगा, ठीक है। उसके बाद बेलनाकार प्रेस का आविष्कार, फिर ऑफसेट प्रेस का निर्माण और बिजली से चलने वाली प्रेस का निर्माण। तो देखिए प्रेस का निर्माण धातु से होने लगा था, ये 18वीं शताब्दी की बात है, ठीक है। 18वीं शताब्दी में
ये प्रेस का निर्माण धातु से होने लगा था। और 19वीं शताब्दी में ये बेलनाकार प्रेस का आविष्कार हुआ था। ठीक है। और 19वीं शताब्दी के अंत में ऑफसेट प्रेस का निर्माण हुआ था। ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंत में ऑफसेट प्रेस का निर्माण हुआ था और बिजली से चलने वाले प्रेस का निर्माण ये हुआ था 20वीं शताब्दी में। ठीक है, तो कालक्रम का निर्धारण करें तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहले हुआ था एक, यानी कि 18वीं शताब्दी में, फिर है दूसरा बेलनाकार प्रेस 19वीं, फिर 19वीं के अंत में, और फिर चौथा है 20वीं शताब्दी में हुआ था बिजली से चलने वाले प्रेस का निर्माण हुआ था। तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो ये प्रकाशित हुआ था 1810 में। ठीक है ना। एक बार फिर समझिए, तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। 1810 में हुआ था। रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो तुलसीदास हैं, और रामायण के लेखक कौन है, तो वाल्मीकि है। नेक्स्ट है कि स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी। तो स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक के लेखक है राम चड्ढा। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये पुस्तक का नाम है स्त्री धर्म विचार, है ना। स्त्री धर्म विचार पुस्तक के लेखक कौन है, तो राम चड्ढा है। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया के लेखन कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें पूछा है कि सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, सत्य कथन का चयन करें। तो पहला क्या है, देखिए मेसोपोटामिया के लेखन कला के बारे में पूछा है। तो मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे, ये सही है। ठीक है, मेसोपोटामिया लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे। दूसरा क्या है, उनकी अक्कादी भाषा का स्थान कीलाकार सुमेरियन भाषा ने ले ली, ये कथन गलत है। फिर क्या, कीलाकार चिन्ह अंग्रेजी भाषा के स्वर या व्यंजन की तरह होता था जिस कारण उनकी भाषा पढ़ी जा सकी, तो ये भी गलत है। इसका केवल एक इसका सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है, केवल एक सही है इसका। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मेसोपोटामिया के बारे में पूछा जा रहा है, उसका समाज कैसा था। ठीक है, और सत्य कथन का चयन करें। तो पहला क्या है, एकल परिवार को आदर्श माना जाता था, ये सही है। मेसोपोटामिया समाज में एकल परिवार को आदर्श परिवार माना जाता था, और पिता परिवार का मुखिया होता था, ये भी सही है। और पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे, ये भी मेसोपोटामिया समाज में चलता था। तो ये तीनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 66 कि मेसोपोटामिया के नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो और इसमें पूछा कि असत्य कथन का चयन करें, तो असत्य कथन चुनना। ठीक है, तो पहला क्या, मेसोपोटामिया में नगर नियोजन पद्धति सुदृढ़ थी, ये गलत है क्योंकि मेसोपोटामिया में नगर नियोजन का अभाव था। नगर नियोजन सुदृढ़ नहीं था, बल्कि वहाँ पर काफ़ी कमी थी, उसका अभाव था नगर नियोजन का, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ लिखा सुदृढ़ थी। फिर क्या है, मोहनजोदड़ो की ही तरह जल निकासी के लिए व्यवस्था की गई थी। कहाँ, मेसोपोटामिया के बारे में पूछ रहा है। जैसे मोहनजोदड़ो में था जल निकासी की व्यवस्था, वैसा मेसोपोटामिया में भी था। तो ये भी कथन गलत है, क्योंकि मोहनजोदड़ो में गलियों के किनारे जल निकासी के लिए नालियाँ थी। ठीक है, गलियों के किनारे किनारे नाली बनाया हुआ था, जबकि मेसोपोटामिया में ऐसा नहीं था। मेसोपोटामिया में जल निकासी के लिए घरों के भीतर ही ना जो नालियाँ हैं उसको घरों के भीतर आंगन में ही बनाई गई थी, तो आंगन में ही वहाँ पानी निकलता था। तो इसका अंतर है, लेकिन ये बोला कि दोनों एक जैसा था, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो फिर तीसरा क्या है, कमरों के अंदर रोशनी खिड़की से नहीं बल्कि आंगन में खुले दरवाजा से आती थी, ये बात सही है। ठीक है, ये पूछा कि असत्य कथन, तो 1 और 2 असत्य है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रोमन समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो रोमन समाज के बारे में पूछा जा रहा है, सत्य कथन का चयन करें। तो रोमन समाज एक एकल परिवार का चलन था, ये सही है। ठीक है, रोमन समाज में भी एकल परिवार का चलन था। और पीछे क्या था, मेसोपोटामिया भी है ना,
वहाँ भी एकल परिवार का चलन था। ठीक है, एकल परिवार को आदर्श माना जाता था मेसोपोटामिया में भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये रोमन समाज में भी एकल परिवार का चलन था, ये सही है। ठीक है, और पिता की संपत्ति पर पुत्री का मुख्य अधिकार उत्तराधिकार रहता था, ये सही है। ठीक है, जबकि वो पुत्र का होता था किसमें, मेसोपोटामिया में, है ना। फिर पति पत्नी को अलग अलग दो वित्तीय हस्तियां माना जाता था, ये भी सही है। पति पत्नी को अलग अलग दो वित्तीय हस्तियां माना जाता था, ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 तीनों सही है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है और सत्य कथन का चयन करें। तो पहला क्या है कि जैतून का तेल निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु थी, ये सही है। रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में कि जैतून का तेल मुख्य रूप से ये निर्यात होता था। ठीक है, फिर क्या है, दूसरा है कि इटली की सोने और चांदी की खादानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी, ये बात गलत है। क्योंकि ये जो सोने और चांदी की खदानों में जल शक्ति से खुदाई होती थी, ये इटली की नहीं थी, बल्कि स्पेन की सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी। ठीक है, स्पेन की, ये इटली नहीं था, तो ये गलत दिया हुआ है। फिर तीसरा क्या है कि उस समय सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था का संचालन होता था, तो ये सही है ना। उस समय रोमन अर्थव्यवस्था में सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था का संचालन होता था, यानी कि 1 और 3 इसमें सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य में दास प्रथा और श्रमिकों पर नियंत्रण के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए, रोमन साम्राज्य में दास प्रथा और श्रमिकों पर नियंत्रण के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। पहला क्या, रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था, ये सही है। फिर क्या, पहली शताब्दी के बाद दासों के स्थान पर भाड़े की मजदूरों को प्राथमिकता दी गई, ये भी सही है। ठीक है, फिर तीसरा क्या, रोमन व्यवस्था में श्रम प्रबंधन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया, ये गलत है। क्योंकि रोमन व्यवस्था में श्रम प्रबंधन पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया था, यहाँ लिखा नहीं दिया गया था, तो ये गलत है। और पूछा था क्या, असत्य कथन का ही चयन करें, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाता है। फिर आगे क्या लिखा था कि प्रथम शताब्दी में ग्रामीण ऋण ग्रास्ता रोमन साम्राज्य में व्याप्त थी, ये भी सही है। तो गलत कौन था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि मंगोलों से संबंधित यास क्या था। तो ये यास का पूछा कि मंगोलों से संबंधित में यास क्या था, तो ये था मंगोल जनजाति की परंपरागत प्रथाओं का संकलन था। ठीक है, तो याद रखना है, मंगोल में यास क्या था, मंगोल जनजाति की परंपरागत प्रथाओं का संकलन था। नेक्स्ट है कि अमेरिकी गृह युद्ध के भारत पर क्या परिणाम हुए। तो अमेरिकी गृह युद्ध के भारत पर क्या परिणाम हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें पहला क्या, भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई थी, ये सही है। अमेरिकी गृह युद्ध के बाद क्या हुआ कि भारतीयों के बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई थी, ये सही है। दूसरा क्या, ब्रिटिशों की निर्भरता भारतीय कृषि पर बढ़ गई, ये भी सही है। ठीक है, तो 1 और 2 इसमें सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है कि गिरमिटिया मजदूरों को सबसे ज़्यादा कहाँ भेजा जाता था। तो गिरमिटिया मजदूरों को सबसे ज़्यादा भेजा जाता था कैरेबियाई देश भेजा जाता था। नेक्स्ट है कि 18वीं सदी के अंत के दशकों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला क्या है, और पूछा क्या, कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, पहला है कि इस समय ब्रिटेन में आबादी तेजी से बढ़ने पर भोजन की मांग तीव्र गति से बढ़ी थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर सही है। 18वीं सदी के अंत के दशकों में
ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में क्या हुआ था, इस समय ब्रिटेन में आबादी तेज़ी से बढ़ने पर भोजन की मांग तीव्र गति से बढ़ी थी। ये सही है। फिर दूसरा क्या है कि उद्योगों के विकास ने कृषि उत्पादों की मांग बढ़ा दी थी। ये भी सही है। फिर तीसरा है ब्रिटिश सरकार ने बड़ी भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी मार्शल लॉ के तहत लगा दी थी। ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है कि औद्योगिकरण के युग में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो और पूछा है क्या, सत्य कथन का चयन करें। तो औद्योगिकीकरण के युग के संबंध में पूछा रहा है। पहले क्या, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। ये गलत है। ठीक है, और इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद ही चरण को बहुत सारे इतिहासकारों ने आदि औद्योगिकीकरण का नाम दिया। ये भी गलत है। इसका आंसर क्या होगा, ना ही 1 ना ही 2 सत्य है। ठीक है, पूछा था सत्य कौन है, तो दोनों में से कोई सत्य नहीं है। नेक्स्ट है कि औद्योगिकीकरण के युग में यूरोप में गिल्ड था। तो औद्योगिकीकरण के युग में यूरोप में गिल्ड क्या था, तो गिल्ड पूछा जा रहा है। तो गिल्ड था उत्पादकों का संगठन। ये गिल्ड कहा जाता था, है ना, उत्पादकों का संगठन। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार करें और कथन सत्य है कौन सा, ये पूछा जा रहा है। पहला क्या है, सूती वस्त्र और रेल निर्माण उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे 1840 के दशक में। ठीक है, तो ये गलत है ना। सूती वस्त्र और रेल निर्माण उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे 1840 के दशक में। ये गलत है। दूसरा क्या है कि ब्रिटेन का कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकीकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। ठीक है, तो ये वाला सही है ना। ब्रिटेन का कपास जो है 1840 के दशक तक औद्योगिकीकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। तो ये सही है, केवल 2 इसमें सही है। ठीक है, आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है कि 19वीं सदी के मध्य में यूरोप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यूरोप के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला क्या है कि इस समय लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। ठीक है, तो ये वाला बात सही है। ठीक है, 19वीं सदी के मध्य में यूरोप में क्या था, 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। ठीक है, दूसरा क्या है, 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों में बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 10 से 20% तक पहुंच गई है। ठीक है, तो ये वाला क्या है, ये गलत है। मालूम कैसे, देखिए 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों में बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 10 से 20% तक पहुंच गई थी। ये गलत है, क्योंकि ये संख्या जो है ना 10 से 20 नहीं बल्कि 30 से 75% तक ये पहुंच गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये वाला गलत दिया हुआ है। ठीक है, पहला सही था, दूसरा गलत है। तीसरा क्या है, बेरोजगारी का मुख्य कारण ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल भी था। ठीक है, तो बेरोजगारी का मुख्य कारण ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल भी था। ये सही है। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। 1 और 3 इसका सही था, है ना, ऑप्शन नंबर सी। उपनिवेशक औद्योगिकरण के संबंध अंतर्गत भारतीय व्यापार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, 2 कथन दिया हुआ है। तो पहला क्या है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह
से भारत खाड़ी एवं बंगाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, जहां से भारत द्वारा निर्यात पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में होता था। ठीक है, एक बार फिर से समझिए इसको कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा था, और जहां से भारत द्वारा निर्यात पश्चिमोत्तर में क्षेत्र में होता था। ये सही है। दूसरा है कि भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भारत दक्षिण पूर्व एशियाई बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है कि पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया था? है ना, पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया था? तो ये लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है लाहौर अधिवेशन। ठीक है, पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग किया गया था कब? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया था। और 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि ब्रेटन वुड्स समझौता किस वर्ष हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रेटन वुड्स समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये 1944 में हुआ था। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन के तहत हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था। और विश्व बैंक का भी स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत हुआ था। और कब हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों की स्थापना 1944 में ही हुआ था। ठीक है, और ब्रेटन वुड्स समझौता भी 1944 में हुआ था। ठीक है, अच्छा, और IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC है। और विश्व बैंक का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अजय पाल सिंह बंगा है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो कि लास्ट शो तक करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। और करंट अफेयर का क्वेश्चन देखिए, हर सेट में लास्ट 20 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। तो इस क्वेश्चन में कि वैश्विक अच्छे लिंग समानता और समानता के लिए गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें पूछा क्या है कि इनमें से कौन सा सही है? कि वैश्विक अच्छे लिंग समानता और समानता के लिए गठबंधन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसे भारत ने लॉन्च किया था, ये सही है। ठीक है, इसे भारत ने लॉन्च किया, ये सही है। फिर गठबंधन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, ज्ञान साझा करने और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यमों में निवेश करने पर जोर देता है, ये भी सही है। विश्व आर्थिक मंच गठबंधन का नेटवर्क भागीदार है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर तीनों सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट है कि मत्स्य पालन समिति COFI निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायक संस्था के रूप में कार्य करती है? ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन फिर समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, कि मत्स्य पालन समिति निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायक संस्था के रूप में कार्य करती है? तो ये करता है किसके, मतलब ये करता है खाद्य एवं कृषि संगठन की सहायक संस्था के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और खाद्य एवं कृषि संगठन से क्वेश्चन आता है कि इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। और खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो है रोम में, ना, इटली के रोम में है। अच्छा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री अभी कौन है? तो है चिराग पासवान है। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान है। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। और ठीक इसके पहले है जो 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? बोइंग सुकन्या कार्यक्रम मुख्य रूप से भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में कौशल विकास और
रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। कौन सा? बोइंग सुकन्या कार्यक्रम जो है, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है कि तो इसमें क्या पूछा, एक बार वो देख लीजिए, है ना, कि इसमें से सही कौन कौन सा, ठीक है। तो पहला नंबर तो इसमें सही है, ठीक है। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम मुख्य रूप से भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, ये सही है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का उद्देश्य बोइंग और भारतीय एरोस्पेस कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम स्थापित करना भी है। तो ये वाला गलत है, ठीक है। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का उद्देश्य बोइंग और भारतीय एरोस्पेस कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम स्थापित करना, ये उद्देश्य इसका नहीं है, तो ये गलत हो जाता है, केवल एक इसका सही है। नेक्स्ट है कि मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है कि स्तरों में उभरता हुआ घुमावदार शिखर यानी गर्भगृह टावर नागर शैली को अन्य भारतीय मंदिर स्थापत्य शैलियों से अलग करता है, तो ये सही है, ठीक है, ये सही यहाँ पर कि मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के बारे में पूछा जा रहा है। तो स्तरों में उभरता हुआ घुमावदार शिखर नागर शैली को अन्य भारतीय मंदिर स्थापत्य शैलियों से अलग करता है, तो ये वाला सही है। दूसरा क्या है कि नागर मंदिरों पर आमतौर पर बड़े पैमाने पर भित्ति चित्र और पेंटिंग पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है, ये यहाँ पर गलत है कि नागर मंदिरों पर आमतौर पर बड़े पैमाने पर भित्ति चित्र और पेंटिंग पाए जाते हैं, तो ये वाला गलत हो जाता है। तीसरा क्या है, चालुक्य वंश के शासन के दौरान वास्तुकला की नागर शैली अपने चरम पर पहुंच गई, ये भी गलत है, क्योंकि चालुक्य वंश के शासन के दौरान जो वास्तुकला है नागर शैली नहीं था, बल्कि वो था क्या, द्रविड़ शैली है ना। चालुक्यों में द्रविड़ शैली काफ़ी फेमस हुआ था, चालुक्य वंश में द्रविड़ शैली काफ़ी फेमस हुआ था, ये गलत है। फिर चौथा क्या, नागर शैली में गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के नीचे स्थित होता है, तो ये वाला भी सही है, यानी 1 और 4 जो है ये सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि चंदका दमपारा वन्य जीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कौन सा कथन सही है, तो इसमें पढ़ना है, देखिए चंदका दमपारा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में, तो यह पूर्वी घाट के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है, तो ये वाला सही है कि दमपारा वन्यजीव अभयारण्य जो है पूर्वी घाट के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है, ये है कहाँ वाला, उड़ीसा में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चंदका दमपारा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये उड़ीसा में है, ठीक है, ये उड़ीसा में है। और दूसरा क्या है कि यह अभयारण्य ओलिव रिडले कछुए की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है, तो ये गलत है, यह अभयारण्य ओलिव रिडले कछुआ के लिए प्रसिद्ध नहीं है। मूसी नदी अभयारण्य से होकर गुजरती है, ये भी गलत है। फिर क्या चौथा क्या, डोंगरिया कोंद आदिवासी समुदाय चंदका दमपारा वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ा है, ठीक है, ये बात सही है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4 सही है ना। 4 में क्या, डोंगरिया कोंद आदिवासी समुदाय चंदकारा दमपारा वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ा है, ठीक है, तो 1 और 4 इसमें सही है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली मुख्य रूप से केरल के गुरुवायूर है ना
मुख्य रूप से केरल के गुरुवायूर मंदिर में देखी जाती है। तो कौन सा स्थापत्य शैली जो केरल के गुरुवायूर मंदिर में देखी जाती है, तो वो है द्रविड़ शैली। ठीक है, द्रविड़ शैली केरल के गुरुवायूर मंदिर में देखी जाती है। नेक्स्ट है कि भूमि प्रबंधन के संदर्भ में व्यापक और सूचित निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सबसे प्रभावी मानी जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए भूमि प्रबंधन है ना। भूमि प्रबंधन के संदर्भ में व्यापक और सूचित निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सबसे प्रभावी मानी जाती है। तो भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये जो भौगोलिक सूचना प्रणाली, ये इसे सबसे प्रभावी माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो द्वारा विकसित डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर 2.0 निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है, यह मछली पकड़ने वाली है नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजता है। ठीक है, तो ये सही है। ये पूछा कि हाल ही में इसरो द्वारा विकसित डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर 2.0 निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करता है। तो यह मछली पकड़ने वाली नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की, 89। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो और कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये भी बताना है। तो चौथी औद्योगिक क्रांति कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बड़े डेटा जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के माध्यम से पारंपरिक उद्योगों का चल रहा परिवर्तन है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें पहला सही है। ठीक है, देखिए, और चौथी औद्योगिक क्रांति के कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बड़े डेटा जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के माध्यम से पारंपरिक उद्योगों का चल रहा परिवर्तन है, ये सही है। और दूसरा क्या है कि विश्व बैंक द्वारा चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र की स्थापना की गई, ये गलत है। तो इसमें सही कौन सा है, केवल एक सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 90 आ जाएगा, 90। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पहला क्या है, पहला कथन है कि तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में पिछले दशक 2012 से 22 में पूर्वोत्तर मानसून की बारिश में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है, तो ये बात ये सही है। ठीक है, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में पिछले दशक 2012 से 22 में पूर्वोत्तर मानसून की बारिश में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और दूसरा कथन क्या है कि उत्तर पूर्वी मानसून के महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाली प्रणालियों और अवदाब अधिक बार बनते देखे गए हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 91। भारत और फ्रांस संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत और फ्रांस के बारे में पूछा, कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कोड का
उपयोग करके सही उत्तर करें। तो पहला क्या है, कथन 3 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला क्या है, मालाबार भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच प्रमुख द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, ये गलत है। क्योंकि जो मालाबार युद्धाभ्यास है ये बहुपक्षीय बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है, जिसमें क्वाड के देश इसमें शामिल है, ठीक है। तो मालाबार युद्ध में क्वाड के देश कौन कौन सा है, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया था, ये 4 क्वाड में शामिल है, ठीक है। क्वाड में शामिल कौन कौन सा देश है, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अच्छा, भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास है कौन कौन सा, तो वो है भारत और फ्रांस के बीच शक्ति और वरुण, ये भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 इसमें सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 इसमें सही है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाहन निकास से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में से कौन सी मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर ओजोन और धुंध के निर्माण में योगदान करती है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर समझिए, वाहन निकास से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में से कौन सी मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर ओजोन और धुंध के निर्माण में योगदान करती है, तो वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए, पेट्रोल से जो गाड़ी चलती है उससे जो खतरनाक हानिकारक गैस उत्पन्न होता है वो निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और डीजल से चलने वाली गाड़ी से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कारण से गिद्ध को पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए एक संकेतक प्रजाति माना जाता है, तो इसका आंसर ये है कि उनकी उपस्थिति एक संतुलित खाद्य जाल का प्रतीक है, ये सही है, ठीक है। खाद्य जाल का एक प्रतीक, जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें क्या है, सभी जो मरे हुए जीव जानवर रहते हैं उसको क्या करता है, साफ करके गिद्ध जो है पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और पूछा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का वर्णन ऊपर किया गया है, तो किस नदी का, पहला क्या कथन है कि यह सिंधु नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है, ठीक है। यह सिंधु नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है, ये सही है, ठीक है। दूसरा है, यह पूरी भारत से अलग भारत के लद्दाख में बहती है, पूरी भारत के लद्दाख में बहती है, तो ये सही है। और डोडा, तसराप, लिंगती, चू यानी कि लुंगनाक नदी, इसकी 2 सहायक नदियाँ हैं। देखिए कौन कौन सी इसकी 2, मतलब किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो जो ऑप्शन में दिया हुआ उसकी सहायक नदियाँ 2 है, डोडा और तसांग लिंगती, ठीक है, इसकी 2 सहायक नदियाँ हैं, तो ये बात सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कि किस नदी के बारे में ऊपर वर्णन किया है, तो ये जॉस्कर नदी के बारे में इशारा है, ठीक है। जॉस्कर नदी क्या है, सिंधु नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है, और जॉस्कर नदी पूरे तरह से भारत के लद्दाख में बहती है, और डोडा और तसराप लिंगती जॉस्कर नदी की 2 प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, जॉस्कर नदी के बारे में दिया हुआ था। नेक्स्ट है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो इसमें पूछा कि कथन सही है कौन सा है, तो पहला क्या है, एमपी लेड योजना के तहत धनराशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा सूचीबद्ध विशिष्ट परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है, ये गलत है। देखिए ये सब करंट अफेयर क्या है, ज़्यादा बीपीएससी में पूछा जाता है, बीपीएससी के लेवल का ये सारे करंट अफेयर है। फिर क्या,
ई साक्षी मोबाइल ऐप का लक्ष्य पूरे एमपी-लेड्स फंड आवंटन चक्र को पकड़ना और योजना की निगरानी में अधिक सुविधा और पहुंच प्रदान करना है। तो ये वाला सही है, तो इसका केवल 2 इसका सही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। करंट अफेयर का जो बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार टीचर, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर का वीडियो सीरीज चल रहा है। जो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा। अलग से करंट अफेयर बिहार करंट अफेयर के नाम से चल रहा है और उसमें कुछ वीडियो और भी करंट अफेयर का ऐड करके बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया था? केवल 2 सही है। नेक्स्ट है 96 में है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI है ना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। पहला क्या है? CCI का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसे कायम रखना है, ये सही है ना। CCI का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसे कायम रखना है। ठीक है, तो ये वाला सही है। फिर आगे क्या दिया हुआ? कि CCI में विभिन्न उद्योग निकायों के प्रतिनिधि शामिल है, ये गलत है ना। फिर तीसरा है कि इसके पास जांच करने और बाजार में हेर फेर के सबूत इकट्ठा करने का अधिकार है, ये सही है। किसके पास? CCI के पास। तो CCI यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। 1 और 3 सही है ना, 2 गलत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कौन सी ऐसी संस्था अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका ना ग्लोबल साउथ में विकास के संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है? तो ये है इसका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है ना, UNDP। अब UNDP से 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ना। UNDP का फुल फॉर्म पहले क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना 1965 में हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो UNDP ही करता है, ये ध्यान रखना है, UNDP। नेक्स्ट है किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 अमृत परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 अमृत परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो ये किया सोलापुर में। ठीक है, सोलापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र के सोलापुर में 8 अमृत परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। ठीक है, सोलापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? तो ये किया जाएगा सरयू नदी में। ठीक है, और सरयू नदी के किनारे स्थित है, मतलब सरयू नदी के किनारे स्थित है कौन? अयोध्या। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों इस तरह से NCERT का सेट नंबर 3 होता है पूरा समाप्त। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।